चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज ग्रेविटेशन की सेकंड वीडियो। ग्रेविटेशन चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपने यूनिवर्सल लॉ देखा, आपने उसके बाद आपने ग्रेविटी के बारे में जाना, उसके बाद आपने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में जाना और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्मॉल जी, अभी स्मॉल जी क्या था आपके पास? स्मॉल जी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जी की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया ना? तो अर्थ के लिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आपको बताया था हर प्लेनेट की अपनी ग्रेविटी अलग होती है। मून की ग्रेविटी हमने बताया था कि 1/6 होती है। ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ की तरफ लगती है। देखिए कोई भी चीज में गिरेंगे हम, कहीं से भी गिरती है तो वो हमेशा कहां गिरती है? ग्राउंड की तरफ ही गिरेगी, अर्थ की तरफ ही गिरेगी। तो इसकी एक डायरेक्शन होती है। ना न्यूटन के सर पे सेब गिरता, ना ये पूरा सारा टॉपिक बनता। न्यूटन के सर पे सेब गिरा और ये टॉपिक बनता चला गया और इतना वाइड हो गया है, कुछ कहने कहते नहीं। न्यूटन ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा टॉपिक, जिसका हिंट मैंने दिया था कि मेरे सर पे सेब क्यों गिरा, वो इतना ज्यादा वाइड हो जाएगा। ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है अर्थ के लिए। अर्थ के लिए कांस्टेंट है, लेकिन पोल्स पे, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखें कि पोल्स पे और इक्वेटर पर, पोल्स पर ये मैक्सिमम होती है। ग्रेविटी पोल्स पर मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर मिनिमम होती है, क्योंकि जो इक्वेटर पॉइंट है वो सेंटर से बहुत दूर होता है। ये आप ग्लोब में देख सकते हैं कि जो इक्वेटर होता है वो सेंटर से काफी दूर होता है और जो पोल्स होते हैं वो नियर होता है सेंटर के। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है उसको हम राउंड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इलेप्टिकल होती है। जो अर्थ है हमारे पास वो इलेप्टिकल है और इस इलेप्टिकल में ये दोनों पॉइंट पोल होते हैं और ये सेंटर है, तो पोल काफी पास होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटी है वो पोल पर सबसे ज्यादा होती है और जो इक्वेटर है उस पर कम होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी सेंटर ऑफ द अर्थ पर 0 होती है। अर्थ का जो सेंटर होता है वहां पर ये 0 होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार आता है यहीं से फ्री फॉल। चलिए देखते हैं फ्री फॉल वर्ड क्या कहता है। फ्री फॉल, देखिए फ्री फॉल क्या कहता है आपको मैं बताऊं। बॉडी को हम फेंकते हैं, जब हम थ्रो करते हैं तो इसको फ्री फॉल नहीं कहते हैं, ये होता है थ्रो। फ्री फॉल क्या होता है कि आप जा रहे हैं और आपके हाथ से चीज अचानक गिर गई। दीवार के ऊपर कहीं कोई ब्रिक रखा है, सामान रखा है, आप छत पे खड़े होके जो है दूध, चाय, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और आपने गिलास रखा और वो गिलास पता नहीं कैसे झटके से अपना भी गिर गया। दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल ही होता है, जहाज जा रहा है अचानक ही उसका फ्यूल खत्म हो गया, दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई चीज अंडर ग्रेविटी गिरती है और खुद से गिरती है तो वो फ्री फॉल होता है। उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। देखिए कभी आप किसी चीज को फेंकें, बहुत तेजी से फेंकें या कैसे फेंकें, हल्के से फेंकें, या जैसे आप छत से चीज को ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। जब आप ड्रॉप करते हैं दैट इज फ्री फॉल। ये आपने ड्रॉप कर दी, ठीक है, आपने ड्रॉप किया है, दिस इज फ्री फॉल। लेकिन अगर आप फेंकते हैं निशाना मार के या कैसे भी, या आप उछाल के किसी तरह भी गिरते हैं, वो फ्री फॉल नहीं होता। फ्री फॉल होता है विदाउट फोर्स। ठीक है ना? फॉलिंग विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के जब कोई चीज गिरती है दैट इज फ्री फॉल और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है। जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो इसकी ग्रेविटी होती है पॉजिटिव और जब आप बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो ये होती है नेगेटिव। अब ये कैसे है नेगेटिव और पॉजिटिव? देखिए आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में चीज हमेशा जाके रुकती है या स्पीड कम होती है। देख लीजिए इसके अंदर आप चीज गिर रहे हैं, फ्री फॉल 0 से गिरी, लेकिन जब जमीन पर गिरेगी, जिस समय ये अर्थ को टच करेगी, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। तो मीन्स इसने वेलोसिटी गेन की है। ठीक है। और
दूसरा क्या कह रहा है ये कि जब ऊपर फेंकते हैं तो ये जाकर कहीं ना कहीं तो एक जगह ऐसी आएगी पॉइंट रुकेगी, मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुक जाएगी और वहां पर उसके बाद फॉल डाउन शुरू हो जाएगा। मीन्स जब ऊपर गिरते हैं तो बॉडी रुकेगी, मीन्स ये रिटार्डेशन मीन्स माइनस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है। और क्या ग्रेविटी मास पे डिपेंड करती है? हम कहते हैं कि एक मोर का पंख, एक कबूतर का पंख, किसी भी बर्ड का पंख ले लीजिए और एक पत्थर ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, सबको एक साथ फ्री फॉल कर दीजिए, फ्री फॉल। तो क्या ग्राउंड पे सब एक साथ गिरेंगे? सोच के बताइए। आपने क्या किया, आपने एक पंख ले लिया, फीदर, ठीक है, आपने एक कॉइन ले लिया, कॉइन, और एक आपने पत्थर ले लिया, बड़ा सा, इतना बड़ा पत्थर, ठीक है, तीनों को एक साथ फ्री फॉल कराया, क्या तीनों एक साथ धरती पर गिरेंगे? सबसे पहला आंसर है आपका नो, सबका आंसर नो आ रहा है, लेकिन साइंस कहती है यस, साइंस कहती है यस। फीदर, कॉइन, स्टोन, all will fall on ground together if freely fall from the same height। अगर सेम हाइट से फ्रीली फॉल किया जाए तो all will fall on the ground together। अब आप कह रहे हैं सर पंख तो ऐसे जाएगा, बिल्कुल सही। यहां पे हम लिखेंगे इफ there is no air resistance then all will fall on the ground together। बिल्कुल सही। अगर हवा की रुकावट नहीं है, वैक्यूम कर दें आप, वैक्यूम किसे कहते हैं, जहां पर एयर नहीं होती, अगर आप वैक्यूम कर देते हैं तो सारी चीजें एक साथ गिरने वाली हैं, सब चीजें एक साथ गिरेंगी। ठीक है, फ्रीली फॉल होती है, ये हवा की रुकावट रोकती है। तो चूहा और हाथी, यह बिल्कुल सही है, उनको तो एयर रेजिस्टेंस का फर्क भी नहीं पड़ता, दोनों को दोनों एक साथ गिरेंगे। विल फॉल ऑन ग्राउंड टुगेदर अंडर सेम ग्रेविटी, क्योंकि सब पे ग्रेविटी इतनी लगी है तो वे एक साथ गिरेंगे। याद रख लीजिए, आपसे पूछेगा कि फीदर और कॉइन एक साथ गिरेंगे तो आप लिखेंगे यस इफ देयर इज नो एयर, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, इफ देयर इज ओनली वैक्यूम, कुछ भी लिखें आप। इनमें से एक बात लिखनी है, इन वैक्यूम लिख सकते हैं आप, इन वैक्यूम बोथ विल फॉल टुगेदर, ठीक है, या ये वाली लाइन लिखेंगे इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस देन बोथ विल फॉल ऑन ग्राउंड टुगेदर अंडर सेम ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात पता लगी, चूहा भी गिरा, हाथी भी गिरा, पंख भी गिरा, सिक्का भी गिरा, मीन्स मास पे डिपेंड नहीं करती। तो एक नया पॉइंट पता लगा आपको, ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास, ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड ऑन मास, ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती, कितने भी भारी हो चीज, कितनी भी हल्की हो, तो डिपेंड किस पे करती है, केवल एयर रेजिस्टेंस पे। अगर हवा की रुकावट है तो टाइम में फर्क हो सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं लगेगा। तो साइंस कहती है देयर इज नो चेंज, ठीक है, बोथ विल फॉल टुगेदर, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। और ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सीधी अर्थ के तरफ लगती है, कोई भी चीज जब भी गिरेगी तो टूवर्ड्स ग्राउंड गिरेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गए आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसमें आते हैं अब ग्रेविटी में, तो इतना ही था आपके पास। अभी ग्रेविटी में एक और चीज है आपके पास कि मून पे ग्रेविटी 1/6 होती है, वो प्रूव करना है। तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, केपलर्स लॉ होता है, केपलर्स के 3 लॉ हैं, तो हम वो भी बता देते हैं। केपलर एक साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं, तो बुक में साइड में मेंशन किए गए हैं ये, तो प्लीज आइए इनको भी देखते हैं। केपलर लॉ क्या कहता है? केपलर क्या कहता है कि ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ। अभी मैंने बताया था अर्थ का शेप भी इलेप्टिकल है, टोटल राउंड नहीं है। तो ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व
around the sun in an orbit that is elliptical in shape। आपको पता है कि सारे के सारे प्लेनेट ऑर्बिट में घूमते हैं और वो अराउंड द सन, और वो शेप कैसी है, वो शेप है इलेप्टिकल, अंडाकार। ठीक है, तो वो शेप अंडाकार है। ये प्लेनेट ऐसे घूमते हैं। ये रहा सन आपका, ठीक है, और प्लेनेट ऐसे घूमते हैं। सन के पास जहां हो गए वहां गर्मी हो गई, जो सन से दूर हो गए वहां सर्दी हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे घूमते हैं सब। हम अर्थ की बात कर रहे हैं फिलहाल, गर्मी और सर्दी की बात। बाकी सारे प्लेनेट पे भी टेम्परेचर ऐसे ही होता है। सेकंड, एरिया कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल। एरिया कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, ये यहां देख लीजिए दोबारा। मान लीजिए 3 मंथ में ये इतना एरिया कवर करता है। प्लेनेट हमारा यहां से यहां तक गया 3 मंथ में, तो ये एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और 3 मंथ में यहां से प्लेनेट यहां गया, वही प्लेनेट घूमता रहा। 3 मंथ में यहां से यहां गया, 3 मंथ में यहां से यहां गया। ठीक है, और ये एरिया काउंट कर लीजिए। कहता बोथ एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लीजिए 1 मंथ में प्लेनेट यहां से यहां पहुंचा, तो सन से उसका एरिया कवर कर लीजिए। अब यहां पर 1 महीने में 1 मंथ में यहां से यहां तक पहुंचा, ये एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। बोथ एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, कहता है यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम, यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम का स्क्वायर, और ये रेडियस। अब ये रेडियस कहां से आया? जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं, जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं यहां से यहां तक, जितने भी हैं, यहां तक भी ले लीजिए, कम ज्यादा जितना भी होगा, ये ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं उनका एवरेज निकाल लीजिए। उन सबका डिस्टेंसेस का एवरेज, तो वो एक सिंगल डिस्टेंस आएगा, उस सिंगल डिस्टेंस का क्यूब। ठीक है, तो क्या कहा इसने कि टाइम टेकन। ठीक है, जो टाइम टेकन है कहां से यहां तक, ए से बी तक, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम का क्या मतलब हुआ? बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट। ठीक है, तो क्या कहता है? द टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन टू मूव अ प्लेनेट from one point to other is directly proportional to the cube of, किसका क्यूब? एवरेज डिस्टेंस, किसके बीच? एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड द प्लेनेट। सन और प्लेनेट के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है उनके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैपलर्स ने बात कही थी। ठीक है, तो होप इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप बार बार देखें। अब हम चलते हैं मून की ग्रेविटी फाइंड आउट करने। चलिए मून की ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं ग्रेविटी ऑन द मून। तो मून पे ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मून का मास कितना है और मून का रेडियस। क्यों? क्योंकि आपने जो निकाला था, देखिए G इक्वल GM/r² से ग्रेविटी ऑन द अर्थ निकाली थी। ग्रेविटी ऑन द अर्थ निकाली थी आपने, तो उसके लिए अर्थ का मास भी चाहिए था और अर्थ का रेडियस भी चाहिए था, दोनों बातें चाहिए थी। तो जब हमें मून का निकालना है तो मून के लिए भी, लेकिन हम मून को यहां पर अर्थ से कंपेयर करेंगे। मून को कंपेयर करेंगे अर्थ से। तो चलिए मून को अर्थ से कंपेयर करते हैं। तो अर्थ का मास होता है मून का 100 टाइम्स। इसको हम रीड करेंगे मास ऑफ द अर्थ और इसको रीड करेंगे मास ऑफ द मून। ठीक है, मास ऑफ द मून 100 टाइम्स होता है, मास ऑफ द अर्थ, सॉरी मास ऑफ द अर्थ होती है 100 टाइम्स ऑफ द मून। ठीक है, यानी कि अर्थ भारी है, मून हल्का है। यही बात रहेगी रेडियस में।
रेडियस, अर्थ का रेडियस 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून है। ठीक है, अर्थ ज्यादा बड़ी है रेडियस में, मून छोटा है। मून का 4 टाइम्स होता है अर्थ का रेडियस। ठीक हो गया, केवल इतनी नॉलेज चाहिएगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं बिल्कुल सिंपली। तो आपसे पूछता है ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितना है? जी। मास किसका? अर्थ का। और रेडियस किसका? अर्थ का। ग्रेविटी इससे निकाली थी आपने 9.8। यहां पर इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि मुझे मून से कंपेयर करना है। ठीक हो गया। अब आइए मून। लीजिए, ये मून के लिए हो गया। मून पर ग्रेविटी कितनी होगी? मून का मास ले लीजिए और मून का रेडियस ले लीजिए। सो सिंपल, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कैसी भी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने में क्या कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। ये कहां जाएगा? न्यूमरेटर में, और ये कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। ठीक, ऊपर क्या है? m। इसके नीचे क्या आएगा? ये m। ये मास मास आ गए। ये rm कहां जाएगा? ऊपर। और rm ऊपर गया, नीचे क्या है? अपॉन में re। और दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है। लीजिए, समझिए बात को दोबारा से। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये कहां जाता है? सबसे ऊपर जाएगा। rm सबसे ऊपर जाएगा। देखिए पहुंच गया। ठीक है, m वहीं पे है अपने घर में, rm ऊपर पहुंच गया। अब re वहीं है नीचे डिनोमिनेटर में। देखिए डिनोमिनेटर में re। और ये m कहां चला गया? ये भी डिनोमिनेटर में चला गया। m आ गया। m पर स्क्वायर नहीं है, लीजिए। और r पर दोनों पर स्क्वायर है, लीजिए। हो गया बिल्कुल। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से जो आपको समझ में आए। आपको समझ में आया अर्थ का मास? ठीक है, तो अर्थ का मास पुट कर दीजिए। लीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? इतना। इसको अभी आप रेडियस ऑफ अर्थ को यहां पे पुट कर देंगे 4r। लीजिए, mm से mm कैंसिल हो गया, rm से rm कैंसिल हो गया, मीन्स मास से मास कैंसिल हो गया, सेम है। रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गया, क्या बचता है? 100। 4 स्क्वायर इज 16। अब इसको डिवाइड करना है। 16 6 96। 16 6 96 में जाएगा ये, तो हम इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेट। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है। इस साइन को आप लर्न करने अप्रोक्सीमेशन, लगभग। लगभग इसकी वैल्यू आएगी 6। तो किसकी वैल्यू 6 आई है? यहां से देखते हैं। GE अपॉन GM की वैल्यू आई है 6। 6 यहां पे दिया है और GM यहां पर। तो चलिए इनको रिप्लेस करते हैं दोनों को। तो GE अपॉन 6 इक्वल GM। तो लीजिए, मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 तो होती है। जो मून पर ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको लर्न कर लें। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि मून पर ग्रेविटी कितनी होती है। 1/6 कैलकुलेट करना चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। 9.8 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6, 38 बचेगा। 6 6 जा 36, 2 बचेगा। 6 3 जा 18। तो ये अप्रोक्सीमेट 1.63 होती है। ठीक है, और ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपके पास मून पर ग्रेविटी होती है वो 1.63 होती है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। ठीक हो गया, इस बात को आप दिमाग में रखें। अब ग्रेविटी से क्या बनता है? ग्रेविटी से बनता है वेट। ग्रेविटी से बनता है वेट। चलिए अब वेट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज वेट? वेट क्या है? वेट बेटा अट्रैक्शन फोर्स है अप्लाई बाय द ग्राउंड या अप्लाई बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट इज अ फोर्स, attraction force applied by ground या अर्थ on a body। देखिए वेट क्या है? एक फोर्स है जो ग्राउंड किसी चीज पर लगाता है। देखिए आप सीधी सी बात है, हल्की चीज आपने गिरी तो आपके ऊपर सिर पे गिर गई, समझ लीजिए उसका वेट कितना था।
एक बहुत भारी भरकम चीज आपके सर पर गिर गई, उसका वेट कितना था समझ लीजिए। तो वेट क्या हुआ यहाँ पर, वेट हुआ कि अर्थ ने कितनी ग्रेविटी से उस बॉडी को अट्रैक्ट किया है। ग्राउंड ने, अर्थ ने उस बॉडी को अट्रैक्ट किया है, हल्की बॉडी को हल्के फोर्स से और भारी बॉडी को भारी फोर्स से। इट मीन्स जो वेट है वो मास पे डिपेंड करता है, वेट मास पे डिपेंड करता है। हल्की चीज का वेट कम होगा, भारी चीज का वेट कम होगा। अब आपके पास कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जब आप डेली में जो वर्ड बोलते हैं वेट और मास, ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन हम डेली में इन्हें मिक्सअप बोलते हैं। इस चीज का वेट कितना है, भैया ये वेट उठा लिया, डंबल उठा लिया, बहुत भारी वेट है। तो वेट का मतलब हुआ कि अर्थ उसे किस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज वेट। तो वेट क्या है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, एम ए, जहां पर ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एम मास है इस बॉडी का। एफ अब आ गया वेट। वेट अब क्या है, वेट, वेट में भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा दें तो उसी फोर्स को वेट कहेंगे। अगर एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सचेंज कर दें तो फोर्स वही रहेगा, वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन उसको हम यहाँ क्या कहेंगे, वेट। और यहाँ पे जी की दो वैल्यू होंगी, आपको बताया था। जी की 9.8 भी हो सकती है न्यूमेरिकली, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है न्यूमेरिकली, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू ये रहेगी। बाकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है। तो वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स। कौन सा फोर्स है, अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन अ बॉडी। जब कोई ग्राउंड किसी बॉडी पे लगाता है, और अट्रैक्शन फोर्स है, और ये अट्रैक्शन हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है। तो बिल्कुल सही आ गया। अब सर एक बात तो बताइए, आपने पढ़ाया था कि न्यूटन्स लॉ में दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल। अब ये हमने छोड़ दी, तो इसने ग्राउंड को अट्रैक्ट किया, ग्राउंड ने इसको अट्रैक्ट किया, लेकिन मैं ग्राउंड को तो देख नहीं पा रहा हूं मूव करते हुए। सर क्या बात है, इसको छोड़ दिया। न्यूटन लॉ ने क्या कहा था, यूनिवर्सल लॉ ने, कि ग्राउंड को ये अट्रैक्ट करेगी, ये ग्राउंड को अट्रैक्ट करेगी। दो बॉडी M1 M2 मास की एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। सर फिर ग्राउंड क्यों नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है? गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं ग्राउंड क्यों नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहीं से हम चलेंगे, यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, F/, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किसके इनवर्स है, F के इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। इनवर्स का मतलब ये तो होता है। अब ये देखिए इस पेन का मास कितना है, ठीक है, और अर्थ का मास सोचिए। अर्थ आपको लिखवाया था, याद होगा, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg अर्थ का मास, और इसका मास। तो इसका पेन का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मीन्स दिख रहा है, वो एक्सेलरेशन दिख भी रहा है चेंज होते हुए, मीन्स वेलोसिटी चेंज होते हुए दिख रही है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होते हुए दिखनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड, अर्थ 6 × 10⁻24 kg वो मूव करेगी, इसके कंपैरिजन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चींटी एक लेटे हुए हाथी को घसीटना चाह रही है, चींटी हाथी को घसीटना चाह रही है। तो सोच लीजिए, उससे भी बदतर स्थिति है यहाँ, उससे भी वीक है फोर्स। चींटी ने तो कुछ लगाई भी होगी हाथी पे, ये क्या लगाई है, सोच लीजिए। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि वाई वी डोंट सी द ग्राउंड टू मूव। तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। पहले आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा, इसके अंदर शुरू में ये लिख दीजिए। टीचर को 90% श्योर हो जाएगा, बच्चे को आंसर पता है, शायद आगे रीड भी ना करे, टीचर को श्योरिटी हो जाएगी, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लिखेंगे सिंस द मास ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी लेस विद कंपेरिजन टू, किसके कंपैरिजन कम है इसका मास, अर्थ। सो इन दिस केस
एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी वेरी वेरी हाई, किसके? देन दैट ऑफ अर्थ. So we can see the object to move while we can't see the ground to move towards object. इसको आप नोट कर लेंगे, इसको एक बार और समझ लीजिए. हमने क्या कहा कि अर्थ और अ बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है. लेकिन मास कम है तो एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा, और इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा. एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वी कैन सी इट मूव, और इसका मास ज्यादा है तो इसको हम नहीं देख सकते. यहां पर एक इंग्लिश का वर्ड आया देन दैट ऑफ. देन दैट ऑफ का मतलब होता है कि जो हम ऊपर बात कर रहे हैं उसके बारे में. सो इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन बॉडी विल बी वेरी वेरी, एक मिनट, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी वेरी वेरी हाई. जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होगा. देन दैट ऑफ का मतलब जो ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऊपर किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन की. यहां पे या तो आप लिखे वेरी वेरी हाई देन द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, यहां पे लिख सकते हैं आप देन द एक्सेलरेशन, यहां पे लिख सकते हैं देन द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, डेट की जगह देन दैट. तो देन दैट का मतलब होता है जो बात हमने ऊपर कही उसी बात को दोबारा कहना. या तो आप उस बात को दोबारा लिखें या आप उस बात को देन दैट ऑफ से पूरी कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में मेन बात यही थी कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दे देगा, कहेगा ये मूव करता हुआ दिखाई देता है वाइल अर्थ नॉट, तो आपको रीजन इसका पता होना चाहिए. चलिए आगे देखते हैं नया टॉपिक. तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. तो मास एंड वेट, देखिए मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है. इसका मास अलग होगा, वेट अलग होगा. अभी आपको बताया था W इक्वल mg. देखिए जरा, ये मास है, मास को g से मल्टीप्लाई करते हैं तब वेट बनता है. ध्यान रखें, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब वेट बनता है. यहां पे एक बात और करना चाहूंगा मैं आपसे. एक यहां पे चलिए बात करते हैं आपसे. 600 ग्राम की चीज है ऑन द अर्थ, 600 ग्राम की चीज है अर्थ, तो ये मून पे कितने ग्राम की होगी? कौन बताएगा? आप अपने ऑप्शन सोचिए. मून पे ये कितने ग्राम की होगी? मून पर भी ये 600 ग्राम की होगी. अभी बात करते हैं. एक बॉडी अर्थ पर है 600 न्यूटन वेट की. मून पर ये कितनी होगी? मून पर होगी 100. क्यों? क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता. मास कहीं भी ले जाइए किसी भी प्लेनेट पे मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, क्योंकि ग्रेविटी प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होती है. तो ग्रेविटी पर जो है डिपेंड करता है वेट, मास कांस्टेंट रहेगा. तो न्यूटन देखिए फोर्स है ना, ये फोर्स माने न्यूटन, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन. तो जो न्यूटन है वो तो चेंज होता है क्योंकि ये वेट है, लेकिन जो ग्राम या किलोग्राम है वो कभी भी चेंज नहीं होता. एक और चीज, ग्राम के साथ अगर वेट वर्ड लगा दें, अगर ग्राम के साथ वेट वर्ड लगा दें, 600 ग्राम वेट, 600 ग्राम वेट, क्योंकि यहां वेट वर्ड आ गया तो ये 100 हो जाएगा. आप ध्यान रखें यूनिट का और लैंग्वेज का. अगर लैंग्वेज में वेट है तो भी 16 करेंगे आप, और अगर न्यूटन है तो भी 16 करेंगे. वेट में भी 16 करेंगे, न्यूटन में भी. बाकी और किसी केस में आप 16 नहीं करेंगे. बाकी क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज निकालें उसकी कि वो मास की बात कर रहा है या वेट की. चलिए
ठीक है, यहाँ हमारे पास लिमिटेशन होती है, हम बहुत अच्छा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे सामने बैठे होते हैं, जो सामने एक कन्वर्सेशन होता है, सर ये क्या था, वो क्या था, वो एक अलग ही कन्वर्सेशन होता है, उसके अंदर बच्चों को कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आता है। तो यहाँ पे आप मेरे पास नहीं है, तो आप अपनी क्वेरीज मेरे पास नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मास और वेट में डिफरेंस। मास क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्वांटिटी कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, के उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी उसने घेर रखी है, वो उसका मास होता है। वेट क्या है, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्राउंड, बाय द अर्थ, बल्कि अर्थ जो फोर्स लगाता है किसी बॉडी पे वो क्या होता है, वेट, और क्वांटिटी कंटेन इन द ऑब्जेक्ट इज मास। मास की यूनिट होती है केजी और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। देखिए ये तो क्वांटिटी आ गई और ये हो गया फोर्स। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, क्योंकि ये फोर्स है तो ये न्यूटन हो गई। ये मास केजी में नपता है। जब आप कहते हैं 5 किलो चीज, 6 किलो चीज, तो वो क्या होती है, मास होती है। ठीक हो गया। अब मेन बात, ये फोर्स है, तो फोर्स है तो ये क्या होगी, डायरेक्शन है इसकी, इट हैव डायरेक्शन मीन्स वेक्टर क्वांटिटी, इज डू नॉट हैव डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये केवल जगह घेर रही है, क्वांटिटी है इसके अंदर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। 4, मास कैन नॉट बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जब ग्रेविटी नहीं है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जब ग्रेविटी नहीं है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे तो वेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मास तो कहीं कुछ किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि तो क्वांटिटी कंटेंट है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकती। फिर इनको मेजर किससे करते हैं, जो वेट होता है उसको स्प्रिंग बैलेंस है, और जो मास होता है उसको बीम बैलेंस। बीम बैलेंस ये होता है जो आप जनरल बैलेंस देखते हैं, बीम बैलेंस, या जो सिंपल आप तराजू देखते हैं बाजार में सब्जी खरीदते समय, वो सब बीम बैलेंस होते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस कौन से होते हैं, इट कैन बी मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ये होते हैं जो आप हैंगर करते हैं, इनको हैंग कर दे और यहां पे सामान अटका देते हैं क्लिप में, तो इसको आप बीम बैलेंस से मेजर करते हैं मास को, और वेट को आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ये मास और वेट में डिफरेंस है। इनको आप लिख लिख के याद करेंगे, घर वालों को सुनाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो, ये जो हमारा टॉपिक था, देखिए ये चैप्टर ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो यहां तक है और दूसरा आता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर एंड थ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर एंड थ्रस्ट, तो वहां पे हमारे पास ये 3 टॉपिक आते हैं। इसके अलावा भी होता है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ये चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट चैप्टर का हमारा यहीं तक होता है, तो ये आपका जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट फुल्ली फिनिश्ड हो गया। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, उसके साथ मैं आपके पास जल्दी आऊंगा, और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है बाकी बचा हुआ, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।